नमस्कार मित्रों, हमारे पड़ोस में कुछ हमारा भाग्य ही ऐसा है, दुर्भाग्य कहा जाना चाहिए कि हालांकि पड़ोसी के साथ संबंध बेहद मजबूत होने चाहिए, क्योंकि कहा यह जाता है कि हमसाए माँ जाए। तो ये एक प्रकार से एक कहावत है पुरानी जो चली आ रही है कि जो पड़ोसी अगर आपका मजबूत है, सुदृढ़ है, ठीक ठाक है, तो वो प्रॉस्परस भी होगा, वो समृद्ध भी होगा, खुशहाल भी होगा, और आपकी खुशहाली से उसको कभी कोई जलन नहीं होगी और अपने सुख दुख आपसे बांट सकेगा। मित्रों, ये भी एक संयोग रहा है कि भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान, तीनों की विरासत जो है बड़ी समृद्ध और एक जैसी है। तीनों की विरासत में बहुत सारे सामंजस्य हैं, सामान्य बातें हैं। मैं पहले उनका जिक्र कर लूँ, इस समस्या का जिक्र बाद में कर लेंगे। दोनों देशों के, भारत और बांग्लादेश, दोनों देशों के राष्ट्रगीत एक ही शख्स ने लिखे। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है, आज से बड़ा संबंध क्या हो सकता है परस्पर जुड़ाव का, कि आपकी जो पहचान है एक राष्ट्र के नाते, उस पहचान की शान में, उस पहचान की अनुशंसा में, उसकी तारीफ़ करते हुए एक ही व्यक्ति ने दोनों गीत लिखे। दोनों सरकारों ने इसको अपनाया। टैगोर का ही लिखा हुआ गीत वहाँ भी राष्ट्रगीत है, और टैगोर का ही लिखा हुआ गीत यहाँ भी भारत में भी राष्ट्रगीत है। अलग अलग दोनों गीत हैं, आमार सोनार बांग्ला और ये हमारा जनगण मन। तो ये सारी चीज़ें बड़ी श्रद्धा और बड़े प्रेम के साथ स्वीकार की गई हैं। एक साझेदारी की एक जो डोर है उससे हम शुरू से बन गए। पहले गुरुदेव टैगोर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बाद में इन संबंधों की बात भी करेंगे। गुरुदेव टैगोर बड़ी दिलचस्प शख्सियत थे। मैं आज उनका ये नहीं बताऊंगा आपको जन्म कब हुआ, कहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली। ये बातें बहुत बार हम कर चुके हैं, उनके बारे में चर्चाएं कर चुके हैं, गीतांजलि के बारे में, नोबेल प्राइज़ के बारे में। लेकिन इन चीज़ों से हट के भी कुछ, एक लीक से हटकर कुछ चीज़ें हैं जिन पर गौर किया जाना बहुत ज़रूरी है, जिनके बारे में जो भी जानकारी हो आपस में बांट लेनी चाहिए। मित्रों, सबसे पहली बात तो यह है कि टैगोर सिर्फ पहले भारतीय साहित्यकार ही नहीं थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, बल्कि वो पहले, आप ये कह सकते हैं कि नॉन यूरोपियन, यूरोप से बाहर गैर यूरोपीय देशों के पहले नुमाइंदे थे, पहले साहित्यकार थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। किसी और को नहीं मिला था तब तक। और दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा और मैं आपको गुरुदेव के नज़दीक ले जाने का प्रयास करूं, तो जो श्रीलंका का जो राष्ट्रीय लोकगीत है वो स्वीकार करते हैं, उन्होंने बाकायदा स्वीकार किया है कि उनका जो लोकगीत, मैं कह रहा हूँ राष्ट्रगीत, उनका जो राष्ट्रगीत है वो बाकायदा उन्होंने ये स्वीकार किया है कि ये भी गुरुदेव टैगोर से प्रेरित है। मतलब एक ही साहित्यकार तीन तीन देशों को जोड़ने वाला। और अगर कहीं इकबाल जैसे लोग पाकिस्तान में भी होते तो शायद हो सकता है गुरुदेव टैगोर का ही कोई ना कोई एक आध पैराग्राफ लेके या कुछ एक सामूहिक रूप से कुछ उसका उर्दू में तर्जुमा करके वो लोग शायद टैगोर को ही तीनों ही पड़ोसी, चारों पड़ोसी देशों का एकमात्र साहित्यकार घोषित करने में उनको सफलता मिलती है। कल्पना बड़ी अच्छी लगती है कि अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। बहरहाल ये नहीं हुआ, लेकिन दो देशों में एक ही व्यक्ति ने राष्ट्रगीत लिखा और तीसरे देश ने अपने राष्ट्रगीत का आधार टैगोर की प्रेरणाओं को, उनके प्रसंगों को अधिकृत रूप से बनाया। इसमें कोई भी सिर्फ ये नहीं कि मैं एक भारतीय होने के नाते की तारीफ़ कर रहा हूँ, बल्कि ये उन्होंने स्वीकार स्वयं भी किया है। दूसरी बात, उन्होंने अपने जो नोबेल पुरस्कार की राशि थी उसका खर्च जो है वो किस लिए किया, ये भी बात एक देखने वाली है। उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना तो की ही थी। विश्व भारती विश्वविद्यालय जो है वो उसी धन से बना था, उसी राशि से, नोबेल पुरस्कार की राशि से गुरुदेव ने दिया। और पहला जो स्कूल है वो भी बनाया। और उस स्कूल से निकले कैसे छात्र? अमर्त्य सेन, सत्यजित रे और स्वयं इंदिरा गांधी भी वहाँ थोड़ी देर पढ़ती रही। जितना भी उन्होंने पढ़ा ये बात विवाद का विषय हो सकती है, लेकिन उसी परिसर की छात्रा वो भी रही हैं। और दूसरी बात यह है कि उसमें पढ़ाने वाले कौन थे? डॉक्टर हज़ारी प्रसाद द्विवेदी। आप अंदाज़ा लगाइए कितनी महान विभूतियाँ वहाँ पढ़ाया करती थी। इवन बलराज साहनी, रंगमंच की वहाँ पर जो स्थितियों को मजबूती, सुदृढ़ता देने का काम वो बलराज साहनी ने अपने वहाँ के
जो कार्यकाल था उसमें दिया, और उनके कार्यकाल में बहुत सारे साहित्यकार और भी जुड़ते गए निरंतर। और वो चाहते थे, टैगोर की एक बात और विशेष होती थी कि वो बलराज साहनी से भी कहते थे और बाकी लोगों से भी कि आप लोग अपनी क्षेत्रीय भाषा में, अपनी मातृभाषा में ज़रूर लिखो। जितना आप इस बात को अपना लोगे उतना आपके विरुद्ध कोई भी विश्वमन आपके अपने वर्ग में नहीं होगा, और आप जो बातें संप्रेषणीय करना चाहते हैं, जो बातें आगे फैलाना चाहते हैं, उनका प्रसार बेहतर ढंग से होगा और लोग उसे स्वीकार करेंगे और बड़ी श्रद्धा के साथ स्वीकार करेंगे, और आपसी संबंध जो हैं वो भी मजबूत होंगे कला, संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में और संगीत के क्षेत्र में। अब दो बातें ये हो गई। तीसरी बात जो विलक्षण, जो इस साहित्यकार को आम साहित्यकारों से, सामान्य वर्ग के साहित्यकारों से अलग करती है, एक ही शख्सियत में लेखन और एक ही शख्सियत में कलाकृतियों का कूची से अंकन। बहुत बड़े आर्टिस्ट माने जाते हैं, उनकी कलाकृतियाँ हमेशा चर्चा का विषय बनी रही हैं। और एक ही शख्स रविंद्र संगीत के नाम से संगीत की एक धारा का जनक माना जाता है। और मतलब चित्रकार भी, संगीतकार भी, लेखक भी, कवि भी, कोई भी ऐसी विधा नहीं रही जिसमें गद्यकार भी, काबुलीवाला वगैरह उन्हीं की दी हुई हैं, पोस्ट मास्टर है। अब तक वो कलाकृतियाँ ज़िंदा हैं। अब भी जब कभी अफ़गानिस्तान की बात होती है तो लोग कहते हैं हम काबुलीवालों को कहाँ से लाएंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो तंग करती हैं, परेशान करती हैं कि एक व्यक्ति इतना ज़्यादा बहुमुखी प्रतिभा का स्वामी होते हुए हमारे पास था, लेकिन हम उसको सामान्य आपसी संबंधों, आपसी रिश्तों के साथ जोड़ने में हम लोग सफल नहीं हो पाए। ये बात अलग है। और दूसरी, इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आपको ये बात भी बता दूं कि गीतांजलि की भूमिका किसने लिखी थी, आपको मालूम है? शायद नहीं। गीतांजलि की भूमिका अंग्रेज़ी के प्रख्यात कवि वाई.बी. यीट्स ने लिखी थी। वाई.बी. यीट्स वो कवि थे जिन पर बच्चन जैसे लोगों ने शोध किया था, पीएचडी की थी। और ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और एक बात और बता दूं, इतने बड़े चित्रकार होने के बावजूद, इतने बड़े रंगकर्मी होने के बावजूद, संगीतज्ञ होने के बावजूद, विजुलाइज करने के जो कल्पनाशीलता उनकी थी वो अद्भुत थी, लेकिन वो कलर ब्लाइंड थे। उनको रंगों की पहचान उनकी आंखों में नहीं थी। तो अलग अलग विसंगतियों को एक साथ संगत स्वरूप देना, ये टैगोर की बहुत बड़ी देन थी। और ये उन्होंने 60 वर्ष की उम्र में पेंटिंग और ड्राइंग का काम शुरू किया था, और वो भी अद्भुत पाया गया। उसके बाद एक घटना जो जीवन से इनके जुड़ी हुई है वो ये है, इनका नोबेल प्राइज़ चोरी हो गया। नोबेल पुरस्कार का चोरी होना बहुत बड़ी बात है, और चोर तो उसका इस्तेमाल कर नहीं सकता, कोई अन्य व्यक्ति तो अपने नाम के साथ लगा नहीं सकता। लेकिन स्वीडिश एकेडमी उनका इतना सम्मान करती थी कि स्वीडिश एकेडमी ने उनको उसका रेप्लिका फिर से बनाकर, नया उसका एक, उसकी जो प्रति अनुकृति थी वो बनाकर उनको भेंट की। ये एक बहुत बड़ा सम्मान होता है। नोबेल पुरस्कार वाले भी समझते थे कि इस बंदे के पास नोबेल पुरस्कार नहीं है तो इसके नाम पे जितने संग्रहालय हैं उनमें एक कमी खटकेगी। उन्होंने उस कमी को पूरा करने के लिए ये स्वयं अपनी पहलकदमी पर ये काम किया। और मित्रों, सबसे जो दूसरी जो विशेष बात जो अलग करती है, बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैं कुछ एक का उल्लेख कर रहा हूँ। ये एकमात्र ऐसे साहित्यकार थे जिनका आइंस्टाइन से सीधा संवाद आमने सामने बैठकर हुआ था, बहुत सारे विषयों पे। निश्चित रूप से उन्होंने मौसम की चर्चा तो नहीं की होगी, जो भी चर्चा हुई वो साहित्य, दर्शन और इन चीज़ों के बारे में। और दूसरा उनका संवाद जो महत्वपूर्ण था वो गांधी के साथ था। आमने सामने कस्तूरबा और दोनों वो एक तरफ बैठे हैं और दूसरी तरफ गुरुदेव बैठे। मैंने वो स्थान देखा है, सौभाग्य है कि देखने का मौका मिला। और उस पर अब भी जो मिट्टी के लेप हैं, उनसे लेप की हुई जो सीट्स हैं, जो एक बेंच है दोनों तरफ लगा हुआ, उस पर अब भी वही उसी मिट्टी का लेप होता है और उसे अक्षुण्ण रखा जाता है ताकि मौलिकता उसकी ना मरने ना पाए। तो दोनों से इनका संवाद हुआ और लंबा संवाद हुआ। टैगोर के साथ ना, गांधी के साथ तो गुरुदेव का लंबा पत्र व्यवहार चला, जिसे बाद में नेशनल बुक ट्रस्ट ने पुस्तक रूप में भी छापा। दोनों के बीच में पत्र व्यवहार को अधिकृत एक दस्तावेज़ माना गया बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों पर।
और मित्रों, उसके बाद अब क्या क्या मैं आपको बताऊं इस शख्स के बारे में कि टैगोर को एक बार नाइट की उपाधि भी मिली थी 1915 में। किंग जॉर्ज पंचम थे जिन्होंने उसको दी थी नाइटहुड। लेकिन जलियांवाला बाग का जब मैसेकर नरसंहार हुआ 1919 में, तो उसके बाद उन्होंने वो टाइटल फेंक मारा, दे दिया कि मुझे ये ऐसी नाइटहुड नहीं चाहिए जिस नाइटहुड के देने वाले जो हैं उनके हाथ निर्दोष लोगों के रक्त से सने हों। एक बहुत बड़ी बात होती है मित्रों, ये बड़ा आदमी कर सकता है। और उसके बाद थोड़ा सा और चीज़ें मैं आपसे बांटना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन क्या क्या बांटूँ उस शख्स के बारे में, इतनी सामग्री है कि उनको समेटना किसी भी एक प्रकरण में, किसी एक एपिसोड में ये असंभव है। सिर्फ श्रद्धा के नाते सर झुकाना और ऐसी किसी भव्य विभूति के फिर से हमारे परिवेश में आगमन की कल्पना करना, कामना करना, यही हम कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।